मर्जर अनाउंस हुआ था किसके साथ, आप सबको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं, माइंट्री के साथ इसका मर्जर अनाउंस हुआ था। L&T इन्फोटेक माइंट्री स्लाइड्स अब 5% आफ्टर मर्जर अनाउंसमेंट नहीं, ये भी एक मेजर इशू है, इसके इस वैल्यूएशन का काफी ज्यादा नीचे कंपनी आ चुकी है। बट क्या हमें अभी जो इन्वेस्टेड है इसमें उसमें बने रहना अभी आपके लिए सेफ रहेगा? नए इन्वेस्टर्स को क्या इसमें एंटर करना चाहिए, और एंटर करने के लिए क्या इसमें हम लोग एक छोटा मोटा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही हमें होल्ड करना चाहिए? चलिए कर सकते हो, यहाँ पे एक मेजर यहाँ पे हर्डल देखने को मिलेगा इसको। So as promised, I am back with another video in the series of Coffee Can Investing. And आज का जो हमारा वीडियो है वो एक टेक स्टॉक के ऊपर है, एक टेक बिजनेस के ऊपर है, एक टेक कंपनी के ऊपर है। तो हम लोग इसकी कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें अभी इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। कंपनी का नाम आपने अभी तक गेस कर लिया होगा, सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, लार्सन एंड टू LTI, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये टेक्निकल चार्ट पे अगर देखें तो अपने हाई से लगभग अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो अभी ये ऑलमोस्ट 47-48% डाउन है। 48% के करेक्शन पे अभी ट्रेड हो रहा है, 4000 के लेवल पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इसका मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन हो सकता है वेरियस रीजन, देयर आर वेरियस रीजन एसोसिएटेड विद दिस टेक फॉल। वन इज नैस्डैक इज फॉलिंग कंटिन्यूअसली। अगर आप देखें तो नैस्डैक लगातार ही फॉल कर रहा है। मैं अगर आपको दिखा दूं, नैस्डैक की बात करते हैं अगर हम, तो नैस्डैक काफी ज्यादा अपने ऊपर के हाई लेवल से ज्यादा फॉल हो चुका है इसमें भी। तो 33% की करेक्शन, जो एक बहुत ही बड़ी बात होती है इतने बड़े इंडेक्स में फॉल होना, टेक इंडेक्स में इतना बड़ा फॉल क्यों आया है? तो उसका रीजन एक सिंपली ये है कि यूएस के जो भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं ऐसी टेक कंपनीज की, वो अच्छी नहीं आई है, जिस वजह से ये सारा हमें फॉल देखने को मिला है। बट ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, फिर भी ये ग्लोबल प्रेशर में हमें ये फॉल देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली LTI की बात करते हैं तो काफी टाइम पहले मई के महीने में तो इसका मर्जर अनाउंस हुआ था किसके साथ, आप सबको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं, माइंट्री के साथ इसका मर्जर अनाउंस हुआ था। L&T इन्फोटेक माइंट्री स्लाइड्स अब 5% आफ्टर मर्जर अनाउंसमेंट, और उसके बाद ही इनके CEO ने रिजाइन कर दिया था। ये भी एक काफी शॉकिंग न्यूज था, क्योंकि इनके ही गाइडेंस में, इनके लीडरशिप में कंपनी को इतनी अच्छी पहचान मिली और कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है पिछले, अगर कुछ डेकेड्स की बात करते हैं तो संजय जलोना इनके CEO थे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये दो चीज कंपनी के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इसको प्रेशर में ले आई, इन्वेस्टर्स ने अपने फंड विड्रॉ करना शुरू किया। तो हमने समझा कि ये जो टेक स्टॉक्स है किस लिए प्रेशर में है। बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं इसके। यूएस, पहले तो यूएस यूक्रेन का जो वॉर हुआ, जिससे क्रूड ऑयल प्राइस हुई, जिससे ग्लोबल टर्मोइल जो हुई है, जिस वजह से सारे ही मार्केट प्रेशर में है। उसके बाद जो इन्फ्लेशन का इशू आया, यूएस में ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग आफ्टर 2008 के बाद जो क्राइसिस आई थी, लेमन ब्रदर क्राइसिस, तो गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब दे स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी अगेन एंड अगेन। और इतना ज्यादा मनी प्रिंट करने के बाद क्या होता है, हम सबको पता है, मनी का फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है और सबके हाथ में पैसा होता है खर्च करने के लिए। सप्लाई साइड ज्यादा यहाँ पे हो जाती है मनी की, जिस वजह से हमें अच्छा खासा इन्फ्लेशन दिखता हुआ नजर आता है, जिस वजह से अभी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही है। यूएस के फेड लगातार अभी अपने इंटरेस्ट रेट हाइक पे हाइक किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी सेम चीज हो रही है, ताकि लोग पैसे खर्च ना करें, जिस वजह से अभी रिसेशन का भी हमें डर सता रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट आ चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाला है। अक्सर होता है, बट ये रिसेशन हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि फिनेंशियल साइकिल भी काफी ज्यादा जरूरी होता है एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ बने रहने के लिए। खैर, इस पे हम लोग पूरी बात कर सकते हैं बहुत देर तक, बट अभी जिस चीज के लिए हमने स्टार्ट किया है वीडियो, उसको पहले खत्म कर लेते हैं ज्यादा बात किए बिना। ऑल्दो हमें ये सारी जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, इनको भी नजर रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो अभी उन सब में LTI कहाँ पे स्टैंड करता है, इसके लिए हम लोग चलिए इसके पहले पहले तो हम लोग चल के इसके यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करेंगे, बट चल के इसके हम लोग वेबसाइट पे देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो वेबसाइट से जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप ओवरव्यू देख सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा थोड़ा सा डेप्थ में चला जाएगा, आपके लिए सिंपल रखना चाहता हूं मैं, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा अभी फिलहाल। L&T Infotech offers extensive range of IT services like application development, maintenance and outsourcing, enterprise solution, infrastructure management services, testing, digital solutions and platform based solution to the clients in diverse industries। आप सबको समझ में आया होगा, ये बेसिकली आउटसोर्स करते हैं, जो भी बाकी IT कंपनीज करते हैं वो ये भी करते हैं। जो भी टेक आउटसोर्सिंग होती है बाकी सारी कंट्रीज में, वो ये करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं बाकी कंपनीज को। सर्विसेज क्या क्या ऑफर करते हैं? द कंपनी प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ IT सर्विसेज सच एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेन एंड ADM। जो भी होता है एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करना, उसका मेंटेन भी करना होता है अगर एप्लीकेशन बड़ी होती है तो उसमें भी काफी ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है, जो ये प्रोवाइड करते हैं। उसका सर्विसेज, टेस्टिंग, एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है ये। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब रेवेन्यू वाइज इसके ब्रेकअप देख लेते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से 30% का इनका रेवेन्यू आता है, जो उनको ये IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस सेल को 16% का रेवेन्यू आता है। मैन्युफैक्चरिंग से 16% का रेवेन्यू आता है। रिटेल, फार्मा एंड बाकी
कंस्ट्रक्शन गुड्स से इनको 11% का आता है, हाईटेक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से इनको 11% का रेवेन्यू आता है, एनर्जी एंड यूटिलिटी से 10%, अदर से 10%। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है ये वेल डाइवर्सिफाइड है। ये नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर से 60%, इंश्योरेंस से 15%, मैन्युफैक्चरिंग से बाकी का सारा, ऐसा नहीं है। ये काफी अच्छे तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड है। तो अगर इनमें से वेल डाइवर्सिफाइड से मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये आपके रिस्क को हेज करता है, कंपनी के रिस्क को हेज करता है। अगर आज किसी भी एक इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ जाए, अगर बैंकिंग फाइनेंस में, हालांकि इंडिया में तो ये नहीं आने वाला है क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, और यहाँ पे अगर इंडिया को ग्रो होना है तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को, इंश्योरेंस को ग्रो करना पड़ेगा। तो सब फॉर सपोज अभी फार्मा में अभी एक, या एनर्जी एंड यूटिलिटीज में अभी लेट्स फॉर सपोज एक स्लो डाउन आ जाता है आने वाले कुछ सम 4-5 ईयर्स के लिए, तो इसके रेवेन्यू को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ओवरऑल नहीं मिलेगा। फॉर सपोज इस 10% में अगर आप इसको इम्पैक्ट देखने को मिला, 50% का अगर आप वर्स्ट केस में देखते हैं तो भी आपको 5% ही ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये वेल डाइवर्सिफाइड है। अगर सर्विस वाइज इनको देख लें तो कहाँ-कहाँ से इनको रेवेन्यू आता है, एडीएम एंड टेस्टिंग से, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग से इनको 35% का रेवेन्यू आता है, एंटरप्राइज सॉल्यूशन से 31% का, क्लाउड इंफ्रा एंड सिक्योरिटी से 14%, एनालिटिक्स, एआई एंड कॉग्निटिव से 12%, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन एंड मोबिलिटी से 8% का रेवेन्यू इनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये लोग वेल डाइवर्सिफाइड है। अगर सर्विस वाइज भी देखें तो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में भी ये अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड है, बट नॉर्थ अमेरिका से इनका मैक्सिमम रेवेन्यू दैट इज 68% का रेवेन्यू इनको देखने को मिलता है, यूरोप से 16%, इंडिया से 8%, पैसिफिक एशिया पैसिफिक से 3% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 5%। अब इसमें होता क्या है कि अगर ज्योग्राफिकली इन लोगों का सर्विस वेल डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, जो भी ये आउटसोर्स करते हैं वो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, तो करेंसी रिस्क काफी ज्यादा यहाँ पे आ जाती है, फॉरेक्स रिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, कि उनका जो पेमेंट आना है वो, अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो उनका यूएस डॉलर में आना है, अगर यूरोप में सारे सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो उनका यूरो में आना है। तो इस तरीके से अगर करेंसी पे रिस्क बढ़ता है, फॉर सपोज अभी तो अच्छी बात है कि रूपी डिप्रिशिएट करता है, कर रहा है, इन कंपनीज के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो इनको डॉलर में अगर पेमेंट आएगा तो वो अच्छा खासा पेमेंट आने वाला है। बट अगर यही चीज उल्टी पड़ जाती है, तो अगर फॉर सपोज डॉलर डिप्रिशिएट करता है इन टर्म्स ऑफ आईएनआर, तो इनके लिए वो चीज अच्छी नहीं होती, दैट इज अ फॉरेक्स रिस्क। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद क्लाइंट प्रोफाइल देखें, प्रेजेंटली द कंपनी हैज 450 क्लाइंट, आउट ऑफ विच 70 आर इंक्लूडेड इन ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज। 70 क्लाइंट जो इनके हैं वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज को ये लोग सर्व करते हैं। एज पर FY21 इट हैज 35 क्लाइंट दैट पे $10 million, $10+ million, and 18 clients that pay $20+ million to the company on an yearly basis। देख सकते हैं आप 70 क्लाइंट्स जो हैं इनके, आउट ऑफ 450 क्लाइंट्स ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से आते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है। इससे इनकी लिक्विडिटी प्रोफाइल पता चलती है, इससे इनकी कोर कॉम्पिटेंस और क्रेडिबिलिटी पता चलती है कि अगर ये कंपनीज इनमें फेथ रख रहे हैं, बिलीव रख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी कंपनी में, कंपनी का सर्विस अच्छा होगा, कंपनी की जो कमिटमेंट्स है वो अच्छी होंगी और उनको क्लियर भी करते होंगे टाइम पे। एम्प्लॉय प्रोफाइल, प्रेजेंटली द कंपनी हैज एन एम्प्लॉय बेस ऑफ 38,000 एम्प्लॉयज ग्लोबली, इट एट्रिशन रेट डिक्रीज बाय 12%। ये चीज यहाँ एनुअल रिपोर्ट में भी मैंने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं इनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने पूरा पढ़ा है, दैट इज वेरी हैवी। मैं आपके साथ पूरा शेयर नहीं करूंगा, बट मैं जो मेन चीजें हैं वो हाईलाइट कर दूंगा आपके लिए कि क्या क्या चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो उसमें मैंने यही चीज पढ़ा कि काफी ज्यादा इन्होंने एट्रिशन पे काम किया है, 12%। I am in Bangalore right now and I can see the attrition rate that IT companies are having। एम्प्लॉयज टिकते ही नहीं है कंपनी में आज के डेट में, क्योंकि उनको अगले कंपनी से 30%, 40%, 50%, इवन 100% तक हाइक मिल जाता है, तो वो क्यों रहेंगे किसी कंपनी में एज पर देम। तो वो इनके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर काम करता है। और अभी जितना ज्यादा आईटी का डिमांड आ गया है, तो ये जो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है और सप्लाई नहीं है, जिस वजह से इतना ज्यादा इटरेशन आईटी कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर इन्होंने अच्छी तरीके से काम किया है, क्योंकि इटरेशन रेट को मेंटेन करना भी कंपनी के लिए और मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके ऊपर इन्होंने काफी अच्छे तरीके से काम किया है, क्योंकि अगर आप फॉर सपोज कोई एम्प्लॉय आता है और कंपनी की चीज उसको सीखने में ही उसे 2-3 महीने लग जाते हैं, और वो 6 महीने 7 महीने काम करता है, साल भर काम करता है, तो इतना सारा रिसोर्स कंपनी ने उसके ऊपर वेस्ट किया, 3 महीने की सैलरी पे की, इतना रिसोर्स दिया, उसके बदले उन्हें मिला क्या, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ प्रोडक्टिविटी दिखाए, तब तक उसने कंपनी ही चेंज कर ली। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आईटी कंपनीज के लिए आज के टाइम पे, और जिस वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत तरीके से इंपैक्ट हुआ है, वो मैं काफी टाइम आपसे बात करता रहता हूँ वीडियोस में। तो फिलहाल इस पे इन लोगों का काफी ज्यादा फोकस है, और उस तरीके से इन्होंने इटरेशन को मेंटेन किया है। Shareholders of Mindtree will receive 73 shares of LTI in exchange of 100 shares of the former। So Mindtree के 100 shares के बदले 73 shares LTI के आपको मिलेंगे, अगर आपके पास इनकेस Mindtree का शेयर है तो। ठीक है, तो हमने बेसिक देखा कंपनी करती क्या है, आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंडस्ट्री हमने देखा किस किस इंडस्ट्री को ये सर्व करती है, क्या क्या चीजें और करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी कंसल्टिंग करती है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो उस वाइज भी कंपनी अपने आप को स्टैंड आउट करने में काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे खुद को साबित करती हुई दिख रही है।
ठीक है? तो हमने इसके बेसिक बिज़नेस को देखा, अब चल के हम लोग इसमें देखते हैं इसके एनुअल रिपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें हाइलाइट अच्छा अगर एनुअल रिपोर्ट अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो एक जो काफ़ी मेजर चीज़ आती है यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, ओके। तो क्या होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, कंपनी बढ़ा-चढ़ा के अपने फाइनेंशियल को दिखाती भी है, बहुत सारे केसेस में, बट यहाँ पे सारी चीज़ें जेन्युइन लगी है। यूएसडी 9.5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट का 27.5% का ग्रोथ है, एबिट मार्जिन का 93.5% का 3% का ग्रोथ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.7% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का 123.8% का ग्रोथ है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो कंपनी दिखा रही है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो चीज़ हम लोग फाइनेंशियल के सेक्शन में भी डिस्कस करेंगे। तो क्या वो सही है? क्योंकि मैनेजमेंट तो यही चाहेगी कि कंपनी को अच्छी तरीके से दिखाएँ, तो उनको उनके लिए प्रॉफिट दिखाना कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती नहीं है एक्चुअली में। तो बहुत सारे मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देखता हूँ, वहाँ पे लोग एक तो ये थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग प्लीज़ बेयर विथ मी बिकॉज़ अगर आपको कुछ सीखना है और सीरियसली किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च करनी है और जाननी है, तो मैं कितना भी पॉइंट्स को जॉट डाउन करके अगर आपको एक कंपाइल्ड वीडियो बना करके दूँ और उसमें समरी भी बना करके दूँ, तो उसमें भी टाइम जाता है क्योंकि उसके लिए इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ती है, जिसके लिए बहुत सारा टाइम जाता है और इतना टाइम और एफर्ट डालने के बदले मैं एक लाइक एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक बटन को दबाएँ और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। तो वही मैं कह रहा था कि बहुत सारे वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफ़िट कंपनी कमा रही है इतना वो कैश फ्लो भी नहीं देखते हैं कि कैश फ्लो आ रहा है कि इवन दो कैश फ्लो आ भी रहा है तो कैसे पता करेंगे कि ये जो हमें चीज़ें दिख रही हैं वो सही है कि नहीं, सही तरीके से ऑडिटेड है कि नहीं? तो उन चीज़ों को जानने के लिए हमें फ़ाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अच्छी तरीके से समझने के लिए तो हमें एनुअल रिपोर्ट्स के सेक्शन में आना पड़ता है और वहाँ पे ऑडिटर्स का क्या कमेंट है क्योंकि अगर ऑडिटर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनके ऑडिटर्स जो होते हैं वो बिग फोर्स होते हैं या केपीएमजी हो, डेलोइट हो, ईवाई हो, ऐसी तरीके की कंपनीज़ इनके जो भी से ऑडिटर्स आते हैं और इनकी उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छी तरीके से ऑडिट करना और उस पे कमेंट करना। तो ऑडिट सेक्शन में हम लोग जाकर के देखेंगे कि ऑडिटर्स का क्या कमेंट आया है। ये जो इतना बड़े-बड़े फिगर्स अच्छे से दिखा रहे हैं कि इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है और ग्रोथ के ऊपर अगर बात कर लेते हैं, अगर आपको मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँ, तो आप देख के यहाँ पे सीरियसली अमेज़्ड रह जाएँगे कि इन्होंने जितना अच्छा ग्रोथ दिखाया है 3000 करोड़ मार्च 12 में था, 3800, 4900 से बढ़ते-बढ़ते यहाँ पे मार्च 2020 में 15,669 करोड़ का सेल्स इनका आया है। ऑन एन एवरेज 20% प्लस की यहाँ पे सेल्स लास्ट कुछ सालों में देखने को मिली है हमें। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने मेंटेन करके रखा है। इधर कुछ कम गया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है एम्प्लॉइज़ की जिस वजह से इनको एम्प्लॉइज़ को बहुत ज़्यादा सैलरी पे करना पड़ता है, इवन इटरेशन को रोकने के लिए भी। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगातार बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट हमें दिखता है 419 करोड़ से बढ़ करके 2297 करोड़ का नेट प्रॉफिट। सब कुछ कितनी रोज़ी पिक्चर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 19-20% का लास्ट 10 साल में 19% का प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो लास्ट 5 साल में 37% का सीएजीआर है दैट इज़ रियली अमेजिंग। अगर स्टॉक प्राइस की बात करते हैं लास्ट 3 साल में 32% और 1 साल की बात करते हैं तो नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रैली दिखाई, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, जिस वजह से ये नेगेटिव शो हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार 34%, 31% 5 साल की एवरेज बात करते हैं तो लास्ट ईयर का 29% तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शेयर होल्डर्स को अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं कंपनी ने, यहाँ पे ये चीज़ें दिखती हैं। बट अब इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या ये चीज़ें सही हैं? तो हम लोग फिर से अगर हम लोग यहाँ पे इसके एनुअल रिपोर्ट पे आकर के देखें और यहाँ पे हम देखें ऑडिटर्स ने क्या कमेंट किया है इसके ऊपर तो हमें चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे छोटी-छोटी दिख रही होंगी आपको, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ मैं, ठीक है? ओके, इंडिपेंडेंट ऑडिटर सर्टिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे ऑडिटर्स की ओपिनियन क्या है? आप इस सेक्शन को कहीं भी कुछ भी मत पढ़ो, इस सेक्शन को आके पढ़ना, आपके सारे फाइनेंशियल्स के यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन आवर ओपिनियन बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ रिलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड टू अस and representation provided by management, we certified that the company has complied with conditions of corporate governance as specified in Regulation 17 to 27, Clause B to I to Regulation। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपली यहाँ पे क्लीन चिट दिया है ऑडिटर्स ने, कंपनी जो भी है प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है। इसका मतलब सिंपली यही है कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे उसमें कितनी भी पोटेंशियल हो, चाहे कितने ही अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे बना रही हो, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी नहीं है कंपनी की तो वो कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती है। डीएचएफएल के केस में हमने देख चुका है इस चीज को। येस बैंक के केस में बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज थी। एक टाइम पे ए ग्रेड, ए डबल ए प्लस की रेटिंग इन कंपनीज के पास थी। अच्छे खासे इन्वेस्टर का सपोर्ट था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अच्छे खासे नंबर्स दे रही थी इनको। तो आज क्या हो गया? कंपनी फेल क्यों हो गई? वो
कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी में। वो मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे कैसे चेक करना है। ऑडिटर्स के सेक्शन में जाके ऑडिटर्स का जो कमेंट है उसको ज़रूर पढ़ें। आप जो भी अगर एनालिसिस कर रहे हैं जिस किसी भी कंपनी का, सीधा-सीधा स्क्रीनर पे आकर के अगर आप देखते हैं इस चीज़ को, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। आजकल इन्फॉर्मेशन की कमी ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो हर जगह हमें वन क्लिक पे इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह से इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया कि ये भी चीज़ अपने आप में कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि कहाँ से लें, कौन-सी बात सही है, कौन-सी गलत है। बट आप किसी भी एक क्रेडिबल पर्सन को अप्रोच करेंगे, कहीं से भी एक क्रेडिबल पर्सन से राय लेंगे तो आपको यही बोलेगा। और हमें भी पता है इतने साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होने के बाद, क्योंकि जब तक आपने वो चीज़ें सच में नहीं देखी हो सामने से, तो आप आपको उस पे कमेंट नहीं कर सकते हो, आपको सही में पता नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी तक बुल रन ही देखा है और अभी छोटी-सी करेक्शन जो एफआईएसएल कर रहे हैं, जो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आई हुई है, जिस वजह से बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं। तो प्रॉब्लम ही यही है कि हमें थोड़ी बहुत नॉलेज इधर-उधर से हमने गैदर कर ली है, जिस बेसिस पे हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग शुरू कर दिया है, तो परेशानी तो होगी। इसलिए ही मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे क्रेडिबल पर्सन को फॉलो करें, जो आपको सही गाइडेंस दे सके, ठीक है? तो हमने इसका P&L चेक किया, उसके ऑडिट सेक्शन में जाके देखा कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं, ऑडिटर्स ने अच्छा कमेंट किया है। अब चल के हम लोग उसके बैलेंस शीट अगर देख लें, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या दिखता है कि रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, इनके 8797 करोड़ का रिजर्व्स प्रमोटर के पास है। बट एक चीज़ आपको अच्छी शायद ना लगे, यहाँ पे जो बोरोइंग्स है ना, बोरोइंग्स कम थी यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। अब जाके कंपनी के पास इतना सारा डेट आ क्यों गया है? जब 8000 करोड़ 9000 करोड़ ऑलमोस्ट रिजर्व्स है कंपनी के पास, तो इतना सारा बोरोइंग्स होने का कोई मतलब भी नहीं है वैसे तो। ये ऑलमोस्ट ये इसको पे ऑफ कर सकती है, बट कंपनी के यहाँ पे ऑपरेशंस के लिए कभी-कभी डेट लेना पड़ता है, वो भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो डेट लिया है, वो कहाँ खर्च किया है? क्या ये डेट को जस्टिफाई कर रहे हैं? वो हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में सिंपली आपको दिख जाएगा कि इन्होंने जो डेट लिया है, उसको कहाँ खर्च किया है? सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्डिंग्स में यहाँ पे बढ़ाया गया है, 66 करोड़ से बढ़ के 106 करोड़। प्लांट एंड मशीनरी में ये खर्च कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स में इन्होंने खर्च किया है, उसके बाद कंप्यूटर्स में इन्होंने खर्च किया है, फर्नीचर एंड फिटिंग में इन्होंने खर्च किया है, इंटेंजिबल एसेट्स में इन्होंने खर्च किया है, अदर फिक्स एसेट्स में इनका यहाँ पे कम गया है। तो सिंपली इसका ये मतलब है कि कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, कंपनी ग्रोथ के ऊपर अपने आप में इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी एक्सपैंड करने की ओर जा रही है, अपने आप में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, जो जो भी बोरोइंग्स आई है, तो इसको ये पूरी तरीके से यहाँ पे जस्टिफाई करती हुई दिख रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैश फ्लोज़ की बात करते हैं, तो कैश फ्लोज़ यहाँ पे अच्छे खासे कैश फ्लो, जो भी ऑपरेटिंग कैश है, वहाँ से कैश फ्लो आता हुआ हमें दिख रहा है। जो भी हमने नेट प्रॉफिट कमाया, जो भी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट था, वहाँ से कैश फ्लो आता हुआ दिख रहा है। उस कैश फ्लो को या वो वापस इन्वेस्ट भी कर रहे हैं कंपनी में, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। फिक्स एसेट्स खरीदा है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट खरीदा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद मेजर जो यहाँ पे सेक्शन आता है, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे अच्छी दिख रही हैं। प्रोमोटर के पास मैक्सिमम होल्डिंग है, एल&टी के पास मैक्सिमम होल्डिंग है। एल&टी की बात आती है, तो इनको अपने आप में इनकी पेरेंट कंपनी है एल&टी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जिनके पास अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपोज़र है। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे इनके पास अच्छा खासा एक्सपोज़र है, ठीक है? उसके बाद अगर एफआईएस के पास बात करते हैं, तो 10% की होल्डिंग्स है डीआईआईज़ के पास, यहाँ पे यूटीआई म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी के पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 7.47% की ओवरऑल डीआईआईज़ के पास होल्डिंग है। पब्लिक के पास मैक्स टू मैक्स 8.40, यहाँ पे भी कुछ एचएनआईज़ होंगे, तो उनके पास यहाँ पे होल्डिंग है। अगर क्रेडिट रेटिंग चेक कर लेते हैं कंपनी की, तो क्या मिलता है हमें देखने को? ट्रिपल ए स्टेबल की रेटिंग है। लॉन्ग टर्म रेटिंग की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म रेटिंग यहाँ पे A1+ की रेटिंग है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर करने को मिल जाएंगे। तो रिस्क प्रोफाइल क्या है कंपनी की, यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड मार्केट पोजीशन इन की वर्टिकल एंड साउंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, डाइवर्सिफाइड सर्विस ऑफरिंग सच एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्ट्रेंथन द बिजनेस रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कितनी अच्छी तरीके से करती है, जिस वजह से यहाँ पे बिजनेस रिस्क प्रोफाइल काफी ज्यादा शॉर्टेड है कंपनी का, उसके उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अदर थिंग इज दैट कि healthy deadline healthy deal pipeline and high share of digital services and revenue stream provide strong growth visibility over the medium term के ऊपर अभी हाई ग्रोथ यहाँ पे हमें दिखने को मिलती है, क्योंकि इनके जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो आने वाले टाइम में इनको उस चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट्स काफी है कंपनी के पास। With the company growing faster in digital areas, with the addition of clients dependence on top 5, 10 and 20 clients has been reducing gradually over the past 4-5 years, further benefiting the business risk profile। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल ऑलरेडी हमने बात किया है। द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल इज रिफ्लेक्टेड इन द लार्ज नेटवर्थ, कंपनी के पास इतना का नेटवर्थ है। हेल्दी कैश एक्यूरेट डेब्ट फ्री बैलेंस शीट एंड रोबस्ट लिक्विडिटी देख सकते हैं यहाँ पे। द कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट टू अंडरटेक एनी लार्ज डेट फंडेड कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्विजिशन ओवर द मीडियम टर्म। कोई बहुत ज्यादा लार्ज डेट लिया नहीं है, जो भी डेट लिया है फिक्स एसेट में यहाँ पे
डालने के लिए लिया है। ऑल कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ 150 to 200 crores are expected to be incurred through the internal accruals as LTI is ample of cash surplus and there is a minimum reliance on the debt. The capital structure is expected to be healthy in the absence of gearing over the medium term. कंपनी को कैश कहीं और से लेने की जरूरत ही नहीं है, कंपनी का लिक्विडिटी प्रोफाइल इतना ज्यादा स्ट्रांग है। सारी चीजें हमने देख ली। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू पेरेंट एल&टी, ये हम अभी बात कर रहे थे, इनका पेरेंट कंपनी एल&टी है। द आईटी सर्विस बिजनेस हैज बीन इंक्रीजिंगली क्रिटिकल टू द एल&टी ग्रुप इन द रीसेंट ईयर्स एज अगेंस्ट द अर्लियर स्टांस ऑफ द फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इंसेंटिव सेगमेंट्स। क्या क्या था पहले, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट्स पे काफी ज्यादा ये लोग फोकस कर रहे थे, और आईटी सेक्टर बहुत कम कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट्स, हम सबको पता है, ह्यूमन रिसोर्स में यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ता है, कैपिटल इंटेंसिव काफी ज्यादा कम है, इसलिए कंपनी अच्छी तरीके से वेल डाइवर्सिफाई कर रही है। एल&टी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, तो एल&टी ग्रुप इज नाउ फोकसिंग ऑन द सर्विस बिजनेसेस व्हिच इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड आईटी सर्विसेज। ये हमने देखा, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है एल&टी जो ग्रुप है। द रिवीजन इन दिस स्ट्रेटजी इज आल्सो फॉलन आउट लोअर देन द इन यहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिली। ओवर द इयर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विसेज बिजनेस बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन इंप्रूविंग एडिशनली द एल&टी। तो यहाँ पे इन नंबर ऑफ चीजें हैं जो इनकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस में अगर बात करें तो कस्टमर एंड ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पे 66.5% का रेवेन्यू आता है, जो कि एक मेजर इशू है कंपनी के लिए। एक्सपोजर टू इंटेंस कंपटीशन इन द आईटी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में इंटेंस कंपटीशन है, बट ये लोग अच्छी तरीके से बीट कर रहे हैं कंपटीशन को। और जहां तक अगर इन्फोसिस और टीसीएस की बात करते हैं, ऑलरेडी दीज आर मैमथ कंपनीज, तो वहां पे अगर ग्रोथ की बात करते हैं, वो कंपनी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बना करके दोगी 20%, 22%, 25%। बट ऐसी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लाइक एलटीआई, तो ये आपको एक्सेप्शनल रिटर्न, जो कि आप 30 मोर देन 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी कंपनी से। लिक्विडिटी सुपीरियर है, आउटलुक स्टेबल है, रेटिंग सेंसिटिव फैक्टर, डाउनवर्ड फैक्टर्स क्या हो सकता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सारी चीज की लिंक डाल दूंगा, आप एक बार डिटेल में देख लेना कंपनी को, ठीक है। अभी तक जो भी चीजें हमने देखी उससे ये समझ में आया कि कंपनी इन्वेस्टेबल कंपनी है काफी, इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट क्लीन है, कंपनी कंपटीशन में अपने आप को स्टैंड आउट करती है, कंपनी के वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ज्योग्राफिकल एरिया भी वेल डाइवर्सिफाइड है, कंपनी का जो भी लिक्विडिटी प्रोफाइल है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और कंपनी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। अब ये सारी चीजें का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने देखा कि स्टॉक प्राइस भी अच्छी तरीके से ये ग्रो हुआ है। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, अगर अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगता है, हम अपने हार्ट एंड सोल डालते हैं कंटेंट बनाने में, तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज एक लाइक बटन दबाएं, ताकि यूट्यूब को लगे कि कंटेंट यूजफुल है और वो इसको पुश करे। तो अगर हम लोग एलटीआई के स्टॉक प्राइस में देख लेते हैं क्या क्या मूवमेंट आई है अभी तक, उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ तक इसे हमें होल्ड करना चाहिए, अगर हमने इसमें पोजीशन बनाना है तो कहाँ पे बना सकते हैं। तो देखा आपने कि ये जो ग्रोथ था, अच्छे खासे कंसोलिडेशन हुई यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली। उसके बाद ये एक बहुत बड़े बुल रन में चला गया, डबल टॉप बनाया इसने, और वहां से ये नीचे आता हुआ हमें दिख रहा है। तो अभी क्या किस पोजीशन में है कंपनी, अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे देखते हैं, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। ये मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी सपोर्ट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस वाज द रेजिस्टेंस, दिस वाज द रेजिस्टेंस। इट जस्ट मीन कि यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे इससे ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं स्टॉक प्राइस को। सिंपल, इसका इतना ही मतलब होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, सो यहाँ पे अगेन ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो यहाँ से अब हमें क्या समझ में आता है कि स्टिल अगर कंपनी इतनी ज्यादा गिर चुकी है, तो करेक्शन दिखा चुकी है 47% का, तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी में। थोड़ी सी अगर मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल होती है, तो आइडियल सिचुएशन में हम अगर सोचें तो आइडियली कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस लेवल को अगर टच करता है 3750 के लेवल पे कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जस्ट दैट कि यू हैव टू एक्यूमुलेट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स ऑन एवरी डिप्स, और आपको ऐसी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी स्ट्रांग है, कंपनी अच्छी है, तो आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। बट दीज आर द कंपनी दैट यू शुड होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बी इट 20-30 ईयर्स के लिए ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3750 के लेवल पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो। उसके नीचे अगर ये आता है तो 3480 का लेवल भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने के लिए। स्विंग ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पे एक मेजर यहाँ पे हर्डल देखने को मिलेगा इसको 5520 को लेवल पे। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते हो, एक तो आपको की हर्डल यहीं पे देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हो फॉर सपोज 3750, तो आपको एक की हर्डल यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ से बनाते हो तो ये आपका 20% का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो मैंने 4461 का लेवल ड्रॉ किया है, 4460 का लेवल, तो यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हो। अगर आप इसको ब्रेक करता है कंपनी, जो अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ब्रेक होता हुआ दिख नहीं रहा है, बट स्टिल अगर सारी सिचुएशन अच्छी होती है, इसको ब्रेक करता है, तो आपको ये नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हो
तो सिंपली पहला टारगेट आपका ये रहेगा 4461 का, दूसरा टारगेट आपका सिंपली ये रहेगा, दैट इज 5530 का। अगेन ये 46% है यहाँ से, तो आप इसको यहाँ पे बुक कर सकते हो। बट अगेन स्विंग ट्रेड के लिए कर सकते हो, ओके, आप कर सकते हो, आपकी विश है। बट अगेन इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रखना और इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी रखना, ठीक है। तो यही था। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो अगर क्या होता है ना कि साइकोलॉजिकल बैरियर हमें काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिलता है, तो अगर आप 2 अकाउंट रखेंगे तो अच्छा रहेगा उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप पेटीएम मनी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये तो खैर सभी ब्रोकर दे रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है। तो आपको पेटीएम वेल्थ अकेडमी का कोर्स जो है ये 4500 रुपीज़ का ये आपको फ्री में मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरे एंड से आपको फ्री में मिलने वाला है। उसके बाद सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे है, इफिनो ट्रेड्स पे आपको 10 रुपीज पर ऑर्डर, बाकी जितने भी ब्रोकर हैं यहाँ पे आपको लेस देन 20 रुपीज में कोई भी आपको नहीं देता है। उसके बाद भी खैर बहुत सारे चार्जेस होते हैं हिडन, वो तो है ही फैक्ट, वो यहाँ भी होगा, एसटीडीज होगी, जीएसटी होगी, स्टैम्प ड्यूटी होगी, वो सारी चीजें होंगी। तो बट स्टिल 10 रुपीज पर ऑर्डर इज क्वाइट लेस, तो आप इसको बेशक कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जो एक बेस्ट चीज है अभी के लिए, ये ऑफर है आपके लिए, अगर आप अभी ओपन करते हो तो फर्स्ट 100 जो आपके ट्रेड्स होंगे वो ब्रोकरेज फ्री रहेंगे, मतलब पहले 100 ट्रेड्स के लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ऑफर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो मैं यहाँ पे ये वीडियो फिलहाल तो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं फिलहाल यूज करता हूँ इस चीज को। अगर मैं अगर देखता हूँ कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड्स में तो मैं लेता हूँ, बहुत कम ही लेता हूँ बट कभी कभी लेता हूँ, तो उसके लिए मैं पेटीएम मनी यूज करता हूँ। तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, और आपने जो इन्वेस्टमेंट के लिए है वो आप डिफरेंट ब्रोकर का यूज करें, मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं पेटीएम मनी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कैसे कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक में यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कोई भी कंफ्यूजन है इस चीज के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कभी भी मैं आपको रिप्लाई 10 मिनट के अंदर दे दूंगा। ये मैं इस वीडियो से कमिट कर रहा हूँ, आपको 10 मिनट्स के अंदर मेरा रिप्लाई जाएगा। आप अगर आज से इस वीडियो के ऊपर या आज से जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके ऊपर कमेंट करते हैं, जो भी जिस चीज के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट में स्टॉक का नाम बताएं, मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। देन 7 days आई ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।